नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का करंट अफेयर्स टुडे में। मैं हूं आदिति और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज की जो मुख्य खबरें हैं उनको। आज तारीख है आपकी 23 फरवरी। ठीक है, तो आज की जो खबरें हैं उनसे शुरुआत करते हैं। आज की पहली खबर देखते हैं। आज की पहली खबर बात कर रही है कि एनसीबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 4 उप श्रेणियों के पक्ष में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष। तो देखिए क्या हुआ है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल सहानी ने कहा है कि एनसीबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की 4 उप श्रेणियों के पक्ष में है और यह कदम न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग की सिफारिश के अनुरूप है। तो जस्टिस रोहिणी आयोग, इसका गठन 2 अक्टूबर 2017 को किया गया था और इस आयोग को ओबीसी के उप वर्गीकरण के बारे में अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था। यह आयोग आपका जुलाई 2021 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ये जो पैनल है वो जातियों में या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के जो आसमान वितरण की सीमा है उसका अध्ययन करेगा। तो ये जो पैनल है ओबीसी के भीतर उप वर्गीकरण के लिए तंत्र, मानदंड और मापदंडों पर भी काम करेगा। तो ओबीसी का जो उप वर्गीकरण है वो ओबीसी की जो उप श्रेणियों उन वर्गों को ध्यान में रखकर की जाएंगी जिन्हें आरक्षण से पर्याप्त या कम लाभ हुआ है, जबकि 2 अन्य श्रेणियां कम लाभान्वित होंगी और जिन्हें ओबीसी के वर्तमान आरक्षण ढांचे से भी लाभ नहीं मिला है। चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आपकी अगली खबर बात कर रही है कि सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश को अनुमति दी है। सऊदी अरब के बारे में हम सब जानते हैं, तो सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है और महिलाओं को अब सिपाही, लॉन्स कारपोल है, कारपोल सार्जेंट और स्टाफ सार्जेंट के रूप में भर्ती किया जाएगा। जी हाँ, सरकार ने महिला आवेदकों के लिए कुछ अतिरिक्त जो मानदंड है उनको भी जोड़ा है और इस कदम का उद्देश्य देश में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाना है। जो सशस्त्र बल है यहाँ पे उनमें महिलाओं को अनुमति देने की ये जो योजना है वो पहली बार वर्ष 2019 में घोषित की गई थी, पर अब उनको अनुमति दे दी गई है। तो 2021 में उन्हें अनुमति दे दी गई। अब जो भर्ती के लिए इन लोगों ने मानदंड है वो क्या है वो देखते हैं। महिला जो अभिभावक जो आपकी जो महिलाएं हैं जिनको प्रवेश की अनुमति दी है उनके लिए बहुत सारी शर्तें हैं। उनको उस शर्तों के अनुसार ही प्रवेश प्रक्रिया पास करनी होगी। उनका एक साफ रिकॉर्ड होना चाहिए, उन्हें सेवा के लिए चिकित्सक के रूप से भी फिट होना चाहिए और उनकी उम्र कम से कम 21 से 40 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। भर्ती के लिए जो हाइट है वो करीब 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसके अलावा महिलाएं कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए। तो यही है शर्तें, ठीक है, जो कि लागू करी जा रही हैं जो भी अभिभावक हैं जो कि इसमें प्रवेश लेंगे। ठीक है, चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बात कर रही है कि उत्तर प्रदेश सिंगापुर को काला नमक चावल का निर्यात करेगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश 20 टन काला नमक चावल की एक खेप को सिंगापुर में निर्यात करने वाला है और यह कदम राज्य से कृषि निर्यात के लिए एक प्रमुख बढ़ावा है। 20 टन की खेप सिद्धार्थनगर से सिंगापुर भेजी जाएगी। कितनी? 20 टन। ठीक है, 20 टन की जो खेप है वो सिद्धार्थनगर से सिंगापुर भेजी जाएगी और इस चावल को कांच के जार में पैक किया जा रहा है जिसमें चावल के गुणों का भी उल्लेख है। चावल की पैकेजिंग में महात्मा बुद्ध के लोकप्रिय उद्धरण शामिल है। चावल की अनूठी सुगंध लोगों को मेरे बारे में याद दिलाएगी। ठीक है, और जल्द ही राज्य स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल की तर्ज पर काला नमक चावल उत्सव का आयोजन भी करेगा। तो सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी के सहयोग से सिद्धार्थनगर में एक काला नमक चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है
और वहीं राज्य सरकार ने चावल को सिद्धार्थनगर का एक जिला, एक उत्पाद घोषित भी कर दिया है, जबकि केंद्र सरकार ने इसे एक बार गोरखपुर, बस्ती, महाराजागंज और संत कबीर नगर के एक जिले का एक उत्पाद के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा चावल के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडेड में भी मदद करेगी। अपनी अगली और आखिरी खबर की तरफ आगे बढ़ते हुए हमारी आखिरी खबर बात कर रही है भारत चीन सीमा विवाद कोर कमांडर लेवल मीटिंग का 10वां दौर संपन्न हुआ। जी हां, 21 फरवरी 2021 को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल मीटिंग का 10वां दौर संपन्न हो गया है और यह चीन की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मोलदो में आयोजित किया गया था। इस बैठक में क्या है कि दोनों पक्षों ने पेंगोंग झील क्षेत्र से सैनिकों की जो डिसएंगेजमेंट है उस पर चर्चा करी। दोनों पक्षों ने कहा कि डिसएंगेजमेंट पर एक महत्वपूर्ण कदम है और पश्चिमी क्षेत्र में जो आपकी एलएसी है यानी कि एलएसी है आपकी, उसके साथ शेष मुद्दों को हल करने के लिए एक अच्छा आधार प्रदान होगा। ठीक है, और दोनों देशों ने एलएसी के पश्चिमी क्षेत्र के साथ जुड़े अन्य मुद्दों पर भी विचार का गहन आदान प्रदान भी किया है और दोनों देश जमीनी स्तर पर स्थिति को स्थिर करने के लिए और नियंत्रण बनाने के लिए सहमत भी हो गए, यानी कि यहाँ पर सहमति मिल गई है। और चीन और भारत का सीमा विवाद है क्या, ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, ये कुछ बड़े और कई छोटे क्षेत्रों पर संपूर्णता के संबंध में चल रहा एक क्षेत्रीय विवाद है और विवादित क्षेत्रों में से एक अक्साई चीन है, जिस पर चीन जो जियांग आपका क्षेत्र है और तिब्बत का जो क्षेत्र है उसके तहत दावा करता है कि जबकि भारत इसे लद्दाख का हिस्सा मानता है। अन्य विवादित क्षेत्रों में आपकी मैकमोहन लाइन आती है और भारत का कहना है कि मैकमोहन जो रेखा है वो पूर्वी भारत की कानूनी सीमा है, लेकिन चीन ने उस सीमा को कभी स्वीकार नहीं किया। तो ये इनका विवाद है। अभी इस पर सहमति हो गई है, ठीक है, कि सब कुछ नियंत्रित रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आप लोगों की यही खबरें थी। मैं कल आप लोगों के लिए और ऐसी नई खबरें लेकर आऊंगी। तब तक के लिए मेरे साथ यूं ही बने रहें। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी पढ़ाई इसी तरह करते रहें और ये जो आपके लिए न्यूज़ेस हैं ये आपके यूपीएससी और बाकी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए कल मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और अगली खबरों के साथ, जो आपकी नई खबरें आएंगी उनके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।